बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे। विजय दिवस के अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री और लगातार आप सब लोगों के बीच में रहने वाले और हमेशा सैनिकों का और सैनिक परिवारों का, उनके कल्याण के लिए हमेशा काम करने वाले हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी और हमारे दूसरे कैबिनेट मंत्री जो मां गंगा के पुत्र हैं, हरिद्वार से जो प्रतिनिधित्व करते हैं आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, और जिनकी उपस्थिति हमेशा बड़ी धमाकेदार होती है, हमारे जनरल साहब सबरवाल जी कम बातों में गागर में सागर भरते हैं, और हमारे अभिभावक, उनकी आयु सुनकर मैं तो है बिल्कुल अभी भी युवा है, ब्रिगेडियर के.जी. बहल साहब, संचालन करने वाले हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय कुलदीप जी, हमारे संगठन मंत्री जो पूरे संगठन की योजना रचना करते हैं आदरणीय अजय जी, हमारे बलजीत भाई, और मुझे भी बड़ा फक्र होता है, वैसे मैं भी ये कहता हूँ, मैं भी सिपाही का बेटा हूँ। अभी गणेश जोशी जी कहते सिपाही हूँ और मैं भी बड़े बड़े जैसे बैठे होते हैं डीजीपी साहब, फलाने साहब, तब मैं यही कहता हूँ जनरल साहब कि मैं सिपाही का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी जो है एक सिपाही ही हुए थे वो, बल्कि मेरे ख्याल से पहले रंगरूटी करी होगी उन्होंने, फिर वो क्या हुए सिपाही बने होंगे, फिर लास्ट नायक बने होंगे, फिर नायक बने होंगे, फिर क्या है वो, नहीं वो फिर वो CHM बने थे, मुझे याद है, नहीं हाँ, फिर BHM बने थे, और फिर नायब सूबेदार बने थे, सूबेदार बने थे वो सब। और मेरे पिताजी ने महार रेजिमेंट सेंटर में मध्य प्रदेश में जब वो पहली बार CHM बने थे तो उन्होंने वो शीशा लगाया था सबसे पहले, मिरर। मुझे नहीं पता था, जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया पिछले साल, तो उनके जो शागिर्द रहे कर्नल वो कैप्टन कफलिया जी हैं, हमारे अंकल हैं, बोले कि वो जब JCO बन गए थे तो लिखने पढ़ने वाले 2 लड़के ढूंढ के लाए थे, तो उसमें से उन्होंने मुझे भी एक ढूंढा था। तो बोले कि इतना उन्होंने पहला ऐसा काम किया है कि वो जो दरवाज़ा होता है जो बैरिक में जाने वाला, वहाँ पर उस बैरिक में आने जाने वाला सबसे अच्छा अपने ट्रेनिंग के लिए जाने वाला सिपाही, अपनी PT परेड के लिए जाने वाला, वो पूरी तरह से ठीक प्रकार से जाए, उन्होंने प्रयोग किया था। और वो सरकारी पैसे नहीं लगाए थे, उन्होंने कहा उन्होंने अपनी जो तनख्वाह होती है उससे खरीद कर लाए थे, बड़ा शीशा लगाया था उस समय में। ये आज से 28 साल की नौकरी उनकी पूरी हो गई थी 1990 में, यानी कि 28 साल, और 28 साल 90 में से कम कर दीजिए कितने हो गए, 62, अब मतलब ये 70 के आसपास की बात होगी मुझे लगता है, क्योंकि तभी वो हवलदार बने होंगे उस समय। कितने 6-7 साल बाद बनते हैं, 7-8 साल बाद हवलदार में, हाँ। तो उस समय में इसलिए लगाया था उन्होंने शीशा कि सब उसको देख कर जाएं, उनके उसमें से जो भी लोग जाएंगे उनकी कंपनी में से। तो वो उस समय सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। जैसे हम कर्नल भंडारी जी का जो है, जब आप स्मरण कर रहे थे, यहाँ से नाम ले रहे थे, तो हमारे कर्नल भंडारी साहब और सभी इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी सैनिक, वैसे तो सैनिक कभी भी पूर्व नहीं होता है, वो हमेशा सैनिक रहता है। हमारे सभी वीर सैनिक, हमारी सभी मातृशक्ति, आए हुए सभी हमारे अतिथिगण,
हमारे पत्रकार मित्र, हमारे सभी छायाकार बंधु, आज मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इस विजय दिवस के अवसर पर आप सभी को, जो कि हमारे सेना का अदम्य वीरता, साहस और बलिदान का जो दिवस है, इस दिवस की मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चूंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं लगातार दौरे पर हूं और यहाँ मैं पिछले 1.5 महीने का मैंने वो निकाला था, तो 1.5 महीने में मैं मुश्किल से 1 दिन सचिवालय जा पाया हूँ और पिछले 4 महीने में मैंने मुख्यमंत्री निवास में एक दिन भी दिन का भोजन नहीं किया है और किसी के घर में भी नहीं किया है। रोज यहाँ से एक छोटा सा डब्बा हमारा गणेश जोशी जी और स्वामी जी जानते हैं, वो भी सूखी सब्जी जिससे कि वो हेलीकॉप्टर में गिरे ना, और थोड़ा सा अचार और 2-3 जो है सूखे पराठे, रोटी, ये रोज का क्रम है। तो ये चलता रहता, 4 महीने हो गए, आ रहे जा रहे हैं। तो अचानक मुझे कल ध्यान आया कि कल हमारा जो है ये विजय दिवस है और इस विजय दिवस के दिन, क्योंकि मैं तो चाहता था कि पूरे प्रदेश के अंदर सभी जगह पर ऐसे कार्यक्रम हो और हमारे सभी के साथ बैठना हो, सबके साथ चाय पानी हो या जैसा भी समय हो। बड़ा खाना तो हर समय हो नहीं सकता, बड़े खाने के लिए भी समय निकालेंगे, जैसा गणेश जोशी जी कह रहे थे। तो ये हुआ कल ही के दिन में कि भाई एक छोटा सा जो है आप लोगों से मिलने का कार्यक्रम जरूर हो, हम लोग मिलें और इतना बड़ा हमारा ऐतिहासिक दिन है, इस ऐतिहासिक दिन को हम सब लोग मिलकर जो है एक दूसरे से मिलकर ही जो है मना लें इसको। तो इसलिए मैंने कल गणेश जी से कहा, हमारे संगठन मंत्री जी से भी कहा कि हम लोगों को कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें कि हमारे सभी लोग मिलें। तो मैं आज आप सब लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इसमें, इसका नाम पहले जनता दर्शन हॉल था जहां आप बैठे हैं, लेकिन अब हमने इसका नाम बदल दिया है, इसका नाम रख दिया है मुख्य सेवक भेंट कक्ष। तो आप सब लोग मुख्य सेवक भेंट कक्ष में आज पहली बार आए होंगे बहुत सारे लोग, तो मैं आप सभी का यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों ने आकर हमें कृतार्थ किया। और आज इस अवसर पर मैं जनरल बिपिन रावत जी को, उनका भी मैं स्मरण करना चाहता हूँ। और सच बताऊँ तो मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मैं एक दिन अभी राजनाथ जी को, जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो अंतिम संस्कार के दिन जब मैं उनको सुना रहा था, जैसा अभी गणेश जी कह रहे थे, भंडारी जी कह रहे थे हमारे सैनिक कल्याण के लिए काम होना चाहिए, तो हमने 4 कार्यक्रम तय किए हुए थे जनरल रावत और मैंने, जिसमें हम एक्स सर्विसमैन से मिलने वाले थे, उनकी फैमिली से मिलने वाले थे। और 13 नवंबर को मूनाकोट में जिस दिन यात्रा शुरू होने वाली थी, उस दिन इन्हीं गणेश जोशी के, इनके फ़ोन पर फ़ोन आया था जनरल रावत का, और इन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया। तो कम से कम मेरी उनसे 16 मिनट तक बात हुई। मैं समझता हूं कि शायद उनको ये आभास रहा होगा कि पता नहीं भेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी अगली बार। लेकिन बहुत सारी योजनाएं, एक कार्यक्रम हमने कहा था आप देहरादून में करेंगे और उसको फौज ही आयोजित करेगी, फौज आयोजित करेगी, उसमें हम सभी सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के, उनके परिवारों से, सबसे मिलेंगे। एक कार्यक्रम हम लैसडाउन में करेंगे, एक कार्यक्रम हम बनबसा में करेंगे और एक कार्यक्रम हम रानीखेत में करेंगे। तो मुझे बार बार याद आ रहा था उनका, और मुझे लगा कि मैं ज़्यादा बोलूँगा। आज मैं राजनाथ जी को बता रहा था
जिस दिन उनका अंतिम संस्कार होने वाला था तो मुझे राजनाथ सिंह जी के साथ ही जाना था संस्कार में उनके घर में बैठकर। तो वो भी समझ गए थे कि मैं अगर ज़्यादा देर तक उनको ये बात बताऊंगा या उनकी तरफ देखूंगा तो मेरी आंख से आंसू आ जाएंगे। तो आज भी मुझे उनकी याद बहुत आ रही है, क्योंकि 9 नवंबर को हमारी भेंट हुई थी राजभवन में उनसे। इस दिन स्थापना दिवस था, तो स्थापना दिवस के दिन ये तय हुआ। अच्छा, मैं जिस दिन मैंने मुख्य सेवक के रूप में पहली बार मैंने ये अपना कार्यभार ग्रहण किया तो मैं दिल्ली गया था। तो दिल्ली गया तो वो मुझसे भेंट करने के लिए आए थे, और भेंट करने आए तो मुझसे बोले कि सर वो आपका तो खैर पहले से बड़ा लगाव है, मैं चाहता हूं कि आप एक कार्यक्रम सागर का बनाएं, महा रेजिमेंट सागर का। मैंने कहा बिल्कुल आप बना लीजिए और सबको बता दीजिए। कार्यक्रम तय भी हो गया। फिर बीच में वो बारिश का मौसम आ गया, तो उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में नहीं, ऐसा करते हैं नवंबर या दिसंबर के महीने में चलेंगे। तो 9 नवंबर को उन्होंने कहा कि हम सागर जाएंगे, और इसी महीने मेरा उनके साथ सागर जाने का कार्यक्रम था। वहाँ पर बार मेमोरियल में जाना था, और बार मेमोरियल में सभी हमारे देश के वीर शहीदों को स्मरण करना था, उनको नमन करना था। और उसके बाद वहाँ के सभी जो हमारे सैनिक हैं उन सैनिकों से भेंट करनी थी। और भेंट करने के बाद रात को उन्होंने कहा कि आपके लिए साहब एक बड़ा खाना भी वहाँ पर होगा। क्योंकि मैं बार बार जब भी जाता हूँ तो मैं गणेश जोशी जी से मजाक में भी कहता हूँ बड़ा खाना कब है, क्योंकि बड़ी याद आती है बचपन में जब बड़ा खाना होता था तो कैसे लड्डू बनते थे, कैसे खाना बनता था, पूरी फौज लगी रहती थी। वो मतलब एक उत्सव जैसा होता था। और अब तो देखिए फौज भी आगे बढ़ गई, पेंशन तनख्वाह सब बढ़ गई। जैसे अभी कौन कह रहा था कि जब हम भर्ती हैं, कोई कह रहा था ना यहाँ से अभी कि जब हम भर्ती हुए तो हमारी तनख्वाह कितनी थी, और अब जब पेंशन भी आ गए तो अब कितनी है। आप कह रहे थे बहल साहब, भंडारी साहब कह रहे थे, हाँ भंडारी जी कह रहे थे। तो बदल गई, अब सुविधाएं बढ़ गई हैं, तनख्वाह पेंशन सब बढ़ गई है। लेकिन हमने देखा कि जब बड़ा खाना होता था तो हम बहुत खुश होते थे। मेरे पिताजी ऐसे भी रहे सूबेदार एडजुटेंट। तो मुझे अच्छी तरह याद है, खूब सारे लड्डू बनते थे, खूब सारा खाना अलग अलग प्रकार का, जो जैसा खाता है वैसा 2-3 दिन तक कार्यक्रम चलता था जब उनका वो होता था। तो उसकी मुझे बड़ी याद आती है। तो आज मैंने सोचा कि बड़ा खाना तो इतनी जल्दी में संभव नहीं है, लेकिन ये कम से कम मिलने जुलने का हो जाए। लेकिन भविष्य में ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे, गणेश जोशी जी भी और हम भी, कि हम लोग एक बड़ा खाना जरूर आयोजित करें। सर अप्रैल में करिएगा तो दोबारा आएंगे आप। हैं तो चलिए, आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो है बड़ा खाना जरूर होगा, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो है वो शुभ दिन जरूर आए, क्योंकि मैं बड़ा ईश्वरवादी भी हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ इस धरती पर एक कण भी इधर से उधर हिलता है, एक पत्ता भी कहीं से इधर से उधर होता है, तो बिना ईश्वर की इच्छा के नहीं होता है। हमने कभी नहीं सोचा कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे। बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, और काम करते 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 ये लोकतंत्र की महानता है। और मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करना चाहता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का करना चाहता हूँ, कि आप सबके एक सैनिक के बेटे को बिना किसी सिफारिश के, कोई सिफारिश मैंने नहीं करी, कहीं नहीं गया भंडारी साहब में कि मुझे कोई दायित्व दे दीजिए, मुझे कोई पद दे दीजिए बहल साहब, और मुख्य सेवक का काम दे दिया। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से लगातार पिछले 4 जुलाई से लगातार कोशिश कर रहा हूं, और माननीय मोदी जी का जो विजन है हमारा, कि जब हमारा ये राज्य 25 साल का होगा
तो ये हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। जब हम इसकी 25वीं सालगिरह मना रहे होंगे, यानी कि 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे, तो उसके लिए हमने काम करना शुरू किया है। गुड गवर्नेंस कैसे दे सकते हैं, फास्ट डिलीवरी कैसे हो सकती है, कैसे अच्छा रेवेन्यू हो सकता है, कैसे हम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक कैसे हम शासन पहुंचा सकते हैं, कैसे हम सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, कैसे हमारे सैनिक कल्याण के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, कैसे हम पूर्व सैनिकों को अच्छा सम्मान दे सकते हैं, सैनिकों को अच्छा सम्मान दे सकते हैं, उनके पारिवारिक जनों को कैसे हम समाज की मुख्य धारा में आगे ला सकते हैं। उसके लिए एक से एक योजनाएं अभी हमने वहाँ बनारस में, मैं आपको बताऊं, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, और हर भारतवासी का जो विदेशों में भी रहता है उसका सम्मान बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। आज आप देखिए केदारनाथ में 2013 की आपदा आई, 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में बहुत नुकसान हो गया था। आज पुनः निर्माण का काम तेज गति से, यानी कि 400 करोड़ रुपए का काम वहां पर अभी तक स्वीकृत हो गया है। 225 करोड़ का काम अभी तक पूरा हो चुका है और लगातार जारी है। पहले चरण का, दूसरे चरण का, अब तीसरे चरण का काम पूरा होगा। भव्य केदारपुरी बन रही है, दिव्य केदारपुरी बन रही है। आप देखेंगे तो पूरी दुनिया को अभी हम लोगों ने सीधे लाइव प्रसारण के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी ने इस दिन लोकार्पण शिलान्यास किया था, पूरे देश ने देखा। बद्रीनाथ का काम इसी तरह चल रहा है, 250 करोड़ रुपया वहां के लिए भी हमारा स्वीकृत हो गया है। केदारनाथ बन गया, बद्रीनाथ बनने की दिशा में है। आप बनारस में देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर आप में से किसी ने देखा होगा, आप गए होंगे। तो पहले अंदर जाने के लिए मैं भी सन 2002 में गया था वहां, और 2002 में जब मैं गया तो इतना सा ऐसी गली जैसा रास्ता हुआ करता था अंदर जाने में। आज आप देखेंगे तो उसमें बड़े ट्रक जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाईवे बन गया है। सारी जितनी भी उसके आसपास की जितनी बिल्डिंगें थी, जितने घर थे, सारे के सारे उनके घरों का पैसा दे दिया गया, और पैसा देने के बाद 1 गुना नहीं 4-4 गुना पैसा दे दिया, और उनकी स्वेच्छा से उसको खाली करवा के पूरा परिसर बिल्कुल गंगा जी तक जोड़ दिया गया है। घाट साहब, बड़ा घाट, एक साथ हजारों लोग वहां जा सकते हैं। ऐसा जो है भव्य और दिव्य काशी बन गई, अलौकिक काशी। विश्वनाथ मंदिर मतलब समझ लीजिए कि दिव्य रूप में हो गया है। और दूसरा, आप लोग सब लोग, हम सब लोग जो है, एक ही जब कभी कष्ट में होते हैं तो क्या हमारे मुंह से निकलता है? हे राम निकलता है ना, राम राम, हे राम। तो वो जो अयोध्या में हम कहते थे, उसके लिए बड़ा आंदोलन चलता था। कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और इतने सालों में जो सपना था, वो सपना भी आज मोदी जी के नेतृत्व में अलौकिक भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम वहां प्रारंभ हो गया है। और देश के अंदर धारा 370, सब आप लोगों में, सब लोगों ने कश्मीर के अंदर सेवा दी है अपनी। जिस कश्मीर को बचाने के लिए देश के 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपना बलिदान दिया। 40,000 से भी ज्यादा, मैं कह रहा हूं, शायद 42,000 हो गया, कितना है, 40 तो है ही, 40,000 से भी ज्यादा। उस कश्मीर के अंदर 2 प्रकार के निशान चलते थे। ये तिरंगा है, उनका अलग दूसरा चलता था। यहाँ का संविधान अलग था, वहाँ का संविधान अलग था। यहाँ के प्रधानमंत्री को 5 साल के लिए चुना जाता था, वहाँ का प्रधानमंत्री 6 साल के लिए चुना जाता था। एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान। उस धारा 370 को समाप्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। सेना के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन, सेना के लोगों के जो सियाचिन ग्लेशियर में -40 डिग्री तापमान में भी काम कर रहे थे, मैंने देखा खुद अपनी आंखों से। मैं कोई सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता हूं, न मैं जानता हूं। मैंने देखा
कि जो वहाँ सियाचिन के अंदर या जहाँ बर्फ होती थी, बर्फ का कीड़ा लग जाता था बोलते सर। मैंने पैर कटे हुए देखे लोगों के। हाँ, फ्रस्टबाइट। तो वो जो है उनके बूट खरीदने के लिए, उनकी वर्दी खरीदने के लिए, अच्छे हथियार खरीदने के लिए सालों साल तक इंतजार करना पड़ा। ये काम भी अगर किसी ने आते ही किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया। बॉर्डरों पर जवान खड़े, गोली आ रही है, कहते थे गोली आ रही है, गोली आ गई है साहब, चल गई है गोली। उधर से आतंकवादियों ने गोली चला दी, सेना के पार से गोली चला दी, दुश्मन की गोली आ गई। अब दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए इंतजार करना पड़ता था। हैं, वो पहले सीओ के पास जाएगा, सीओ जाएगा ब्रिगेडियर के पास, डिप में, फिर डिप से कमांड में, कमांड से फिर कहाँ जाएगा साहब? वहाँ दिल्ली से ऑर्डर आता था। फिर दिल्ली से ऑर्डर आएगा। हैं? हाँ, मैंने एक प्रोसेस में बता रहा हूँ। मोदी जी के बनने के बाद ये तय हुआ कि अब गोली आएगी तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। कोई जो है उसके लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। देश की सेना का मनोबल बढ़ा है। बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए। आप सब लोगों को मैं आज के अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि कभी सेना को कभी श्रेय देने का काम नहीं होता था। 1971 का जो युद्ध है, ये 16 दिसंबर जिसकी आज हम ऐतिहासिक दिन की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इसका श्रेय भी सेना को नहीं दिया गया था। उल्टा जो सेना जो युद्ध के मैदान पर युद्ध जीती थी, 93,000 जनरल न्याजी के साथ 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया था, उस सेना के 93,000 जो जवानों का आत्मसमर्पण था, जो फील्ड में जीते थे, युद्ध के मैदान में जीते थे, वो ऐसी मेज पर हार दिए गए। ये पहली बार हुआ कि युद्ध के मैदान पर भी हम जीते और टेबल पर भी जीते। ये एक सिलसिला शुरू हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से, जब कारगिल का युद्ध हुआ। और दुश्मन के घर में जाके मारने का सिलसिला, चाहे म्यांमार का हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक वहां की हो, चाहे गलवान घाटी का हो। ये नेतृत्व क्या होता है? सेना हमारी हमेशा से, मैं जितना जानता हूं, भारत की सेना दुनिया की सबसे सशक्त सेनाओं में से एक सेना है। चाहे हमारे पास हथियार कम रहे हो, चाहे हमारे पास उपकरण कम कर रहे हों, सुविधाएं कम रही हों, लेकिन सेना का हौसला हमेशा बुलंद रहा है। भारत की सेना का अगर कमी रही है तो हमेशा नेतृत्व की कमी रही है। हमेशा सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम, सेना का मनोबल बढ़ाने का काम मैं जिस पार्टी में आता हूं उस पार्टी ने किया है। चाहे अटल जी के नेतृत्व में हुआ हो, चाहे वो आज मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन मजबूर है लोग आज। जो लोग मंदिर में नहीं जाते थे, वो आज मंदिर में जाने के लिए मजबूर है। जो जनेऊ नहीं पहनते थे, वो भी जनेऊ पहनने के लिए मजबूर है। और जो सैनिकों को, इन्हीं जनरल रावत को, जो आज हमारे बीच में नहीं है, गली का गुंडा कहते थे, वही पार्टी आज जनरल रावत के बड़े बड़े पोस्टर लगा रही है। ये मोदी है तो मुमकिन है। इनको मजबूर कर दिया है। जो धर्म नहीं करते थे उनको धर्म करने के लिए, जो कर्म नहीं करते थे कर्म करने के लिए, और जो सैनिकों का सम्मान नहीं करते थे उनको सैनिकों का बड़ा बड़ा चित्र लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये भारत बदल रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारी सेना शक्तिशाली हो रही है, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ रहा है। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी को ये भरोसा दिलाते हुए कि मैंने कहा, मैं एक सिपाही का बेटा हूं और एक सिपाही के बेटे के रूप में मैं हमेशा कहता हूं, मैं पहले भी कहता था, स्वामी जी से मेरे मित्र हैं, मैंने कहा मैं शेर सिंह धामी का पुत्र हूं। ये मैं अपने दिन भर में 500 बार इसका स्मरण करता हूं। जब मैं विधायक बन गया था, मुझे गर्व की अनुभूति होती है। तो मैं आज मुख्य सेवक हूं, तब भी मैं कह रहा हूं कि मैं आप सबका भाई हूं, आप सबका बेटा हूं, और आप सब लोगों ने जो काम मुझे दिया है, उस काम को एक सैनिक की
जीवन में जो कुछ होता है वो मैं भली बात ही जानता हूँ कितना अनुशासन होता है। मैंने भी वही अनुशासन सीखा है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं 4 बजे यहाँ आ गया था। हाँ, 4 बजे का टाइम दिया था, मैं 4 बजे यहाँ पहुँच गया था अजय जी। मुझे बताया गया कि अभी आप रुकिए ज़रा 10-15 मिनट, फिर आपको बुलाते हैं। हालांकि आज वहाँ हमारे जो सबसे हमारे वरिष्ठतम विधायक थे कपूर साहब, उनकी भी आज श्रद्धांजलि सभा थी, लेकिन मैं वहाँ से उठकर आया क्योंकि अनुशासन मैंने आप ही लोगों से सीखा। मैंने अगर पहला अनुशासन, पहला पाठ कहीं से सीखा तो वो सेना के बीच में से सीखा, आप लोगों के बीच में से सीखा। समय पर उठना, समय पर जाना, समय पर अपना काम करना, चाहे उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े। अपने कर्तव्य के लिए, अपने काम के लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार रहते हैं। तो मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप एक कॉल पर इतने लोग आए और गणेश जी का विशेष रूप से और कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। तो ये हमारे गणेश जी जो है सब काम हमारे करते हैं, सफल करते हैं। अभी इन्होंने इतना शहीदों का इतना सम्मान यात्रा निकाली, 1734 परिवारों से उनके आंगन की मिट्टी हमारे पवित्र सैन्य धाम में पहुंची। हमारा बिल्कुल ये संकल्प है कि हम भव्य और दिव्य पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा जो शहीद स्मारक सैन्य धाम जो हम यहाँ बनाएंगे, वो सैन्य धाम बनाने की प्रक्रिया हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं, जिसका कल हम लोगों ने शिलान्यास किया है। और आप सब लोगों के कल्याण के लिए, उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो हम सब लोग करेंगे। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए, अपने अमर वीर शहीदों को नमन करते हुए और पुनः एक बार इस विजय दिवस की बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद।